हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे घटना चक्र शॉर्ट नोट्स जो हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं पूरे यूट्यूब पर। केवल और केवल एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म ग्लैंस एकेडमी जहां पर ये आपको घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज जो कि 8 वॉल्यूम में आती है मोटी मोटी, जिसको 50 से 60 पेजों के बीच में कंपाइल किया गया, हर चैप्टर को शामिल करते हुए सभी प्रश्नों को, सभी व्याख्याओं को और सारे पीवाईक्यू को इसमें शामिल करते हुए एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया जो कि आपके आरओ एरा एग्जाम और यूपीपीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शानदार हैं ये नोट्स। तो इसी की हम लोग रेगुलर क्लासेस भी करते हैं, जिससे जो लोग पीडीएफ को परचेस कर रहे हैं, पीडीएफ को खरीद रहे हैं और अगर उनको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत आ रही है या इंटरलिंकिंग करने में समझने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए क्लास एक तरीके से माध्यम होता है जहां से वो इस नोट्स को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट किया 12 लेक्चर में। इंडियन पॉलिटी ऑलरेडी 10 लेक्चर हो चुके हैं, इसके भी 2 लेक्चर आएंगे आज और कल, उसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं, बायोलॉजी के 4 लेक्चर हो चुके हैं और अब हम पॉलिटी को खत्म करते ही दोस्तों एनवायरनमेंट को भी शुरू कर देंगे, क्योंकि जितने भी शॉर्ट नोट्स हमने बनाए हैं, चाहे वो हिस्ट्री कंप्लीट हो, साइंस कंप्लीट हो, ज्योग्राफी कंप्लीट हो, एनवायरनमेंट कंप्लीट हो, पॉलिटी कंप्लीट हो, इन सभी की रेगुलर आपको क्लासेस भी मिलती रहेंगी ताकि आप आरओ के एग्जाम से पहले 2 बार रिवीजन भी कर पाओ। और नोट्स अगर आपने परचेस नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वहां इंक्वायरी करके सारा पेमेंट सिस्टम समझ के और सारे नोट्स की जानकारी लेकर आप परचेस कर सकते हो, बहुत ही सस्ते रेट पर है। साथ ही साथ डेमो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास को। तो क्लास पर अगर फोकस करें तो कल की हम लोगों ने क्लास में कहां पर खत्म किया था टॉपिक, तो वो था हमारा लोकपाल आयोग या महत्वपूर्ण कुछ आयोग। अब जैसे लोकपाल के बारे में हमने पढ़ा था कि 2019 में उसका गठन हुआ, 2013 में पहला बिल आया और पिनाकी चंद्र घोष जी जो है कि पहले लोकपाल घोषित किए गए, 1+8 सदस्य, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और इसी तरीके से और भी कुछ महत्वपूर्ण आयोग थे, उनको भी हम लोगों ने पढ़ा, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह था। तो इसी पर अभी चर्चा भी हो रही थी। तो ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में हम लोगों ने कल लास्ट टॉपिक को डिस्कस किया था कि मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होंगे और जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो अध्यक्ष होंगे मतलब प्राइम मिनिस्टर अध्यक्षता में जो समिति गठित होगी उसके द्वारा इनका मनोनयन किया जाएगा। क्योंकि अभी एक संशोधन के द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया और इनके कार्यकाल, इनकी जो योग्यता है, इनकी जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के सिवाय अब अलग न्यायाधीश भी हो सकते हैं। ये सभी चीजें अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री जी रहेंगे अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा विपक्ष नेता, राज्यसभा विपक्ष नेता, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में उपसभापति, ये 6 मेंबर रहेंगे जिनके अध्यक्षता के द्वारा जो है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। और ह्यूमन राइट कमीशन जो हमारे भारत में स्टैब्लिश किया गया नेशनल लेवल पर, वो था 12 अक्टूबर 1993 को। और अब हम इसी के बाद आगे की क्लास में आज शुरू करते हैं अगले पॉइंट से। तो अगला पॉइंट है, तो आपको यहां पर एक चीज और समझनी होगी कि मानवाधिकार संरक्षण जो संशोधन किया गया अधिनियम 2019 में, उसके अकॉर्डिंग मानवाधिकार आयोग के कुछ पदेन सदस्य होते हैं। अब पदेन सदस्य का मतलब होता है दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्स ऑफिसियो। इट मींस कि क्या होता है, जो पदेन सदस्य होते हैं वो मुख्य रूप से जो है कि अपने किसी और आयोग के अध्यक्ष के पद पर होते हैं। ध्यान देना, किसी दूसरे आयोग जो उनका प्रमुख आयोग होता है उसमें तो वो अध्यक्ष के पद पर होते हैं, लेकिन उन्हें मानवाधिकार आयोग में एक सदस्य के रूप में भूमिका मिल जाती है। कोर सदस्य नहीं कहेंगे, लेकिन एक परामर्शी सदस्य कह सकते हो आप। अब जैसे यहाँ पे ओबीसी कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मानवाधिकार आयोग में, इट मींस की ह्यूमन राइट कमीशन में पदेन सदस्य कहलाएंगे। और इसी तरीके से शेड्यूल कास्ट आयोग जो है उसके अध्यक्ष, ये भी यहाँ पे पदेन सदस्य होंगे। एसटी आयोग के अध्यक्ष ये भी यहाँ पर होंगे पदेन सदस्य। महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और दिव्यांग जनों संबंधी मुख्य आयुक्त। क्योंकि जो दिव्यांग जन से संबंधित कोई अभी आयोग का निर्माण नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक मुख्य आयुक्त होते हैं जो दिव्यांगों की समस्याओं पर समाधान रखते हैं, विचार करते हैं, विमर्श करते हैं और कोई मुद्दा होता है तो उसको सुनते हैं। तो इसलिए इनको आयुक्त के रूप में बोला जाता है। तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि इसमें जो पदेन सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, लगभग जो है कि 7 पदेन सदस्य होते हैं। अगर मैं ओबीसी आयोग की बात करूं तो ये आपके आर्टिकल नंबर 338 बी में है, क्योंकि 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। एससी कमीशन की बात करो तो ये आर्टिकल नंबर 338 में है। एसटी कमीशन की बात करो तो आर्टिकल नंबर 338 ए में है। लेकिन महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग, अभी ये दोनों ही जो है कि सांविधिक निकाय हैं। कैसे निकाय है दोस्तों, सांविधिक निकाय है,
क्योंकि इनको अभी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण भी एक सांविधिक निकाय है, अर्थात संसद के अधिनियमों से ये संचालित होते हैं, लेकिन अभी इनको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। और अब हम बात करेंगे ये जो संशोधन हुआ, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें शामिल की गई। पहली बात शामिल हुई कि इस संशोधन के द्वारा जो 2019 में बिल लाया गया था और संशोधन किया गया ह्यूमन राइट कमीशन के पूरे कार्यकाल को, नियुक्ति को और प्रोसीजर को, तो उसमें कहा गया कि अब इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष या 70 वर्ष का रहेगा। तो ध्यान देना, पहले 70 वर्ष तो फिक्स था, लेकिन ये जो कार्यकाल था ये 5 वर्ष का था। 5 वर्ष था या 6 वर्ष था दोस्तों, इसको जरा कमेंट सेक्शन में करिएगा, मैसेज करके बताइएगा। तो ये जो कार्यकाल था अब इसको घटा के 3 वर्ष कर दिया गया और 70 वर्ष तो था ही था। ध्यान देना कि ये कार्यकाल अध्यक्ष और सदस्यों दोनों पर लागू होता है, क्योंकि बहुत सारे आयोग के आप ऐसे मेंबर पढ़ोगे जहां पे चेयरमैन का कार्यकाल अधिक होता है, सदस्यों का कम होता है। लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन में आपके 3 वर्ष और 70 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाएगा उसको मान लिया जाएगा। तो ये जो आपके लिए रहेगा, ये आप देखिएगा कि अध्यक्ष और सदस्य दोनों पर ही जो है कि आएगा, मतलब दोनों पर ही अप्लाई होगा। वहीं संशोधनों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके या न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब यहां पर एक बात आपको समझनी है, प्रश्न को ध्यान दे देना कि अगर मान लीजिए उसने ऐसे करके पूछ लिया कि अभी हाल ही में किए गए संशोधन 2019 के द्वारा ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं, प्रश्न समझ में आ गया। तो 2019 में यह किया गया संशोधन से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके व्यक्ति या फिर न्यायाधीश रह चुके, अब ये न्यायाधीश का मतलब होता है जो वरिष्ठ न्यायाधीश, जैसे वर्तमान में कितने वरिष्ठ हैं, 33 अलग से न्यायाधीश है ना, तो ये व्यक्ति अब अध्यक्ष के रूप में नामित हो सकते हैं, नियुक्त हो सकते हैं। क्योंकि पहले जो प्रोविजन था 2019 से पहले ये प्रोविजन था कि ह्यूमन राइट कमीशन में जो अध्यक्ष का पद है वो केवल और केवल सीजीआई को मिल सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिल सकता है जो रह चुकी हैं, और बाकी न्यायाधीशों को नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या किया गया कि सीजीआई के साथ साथ बाकी न्यायाधीशों को भी यह पद दिया जा सकता है। सेम इसी तरीके से जब हम राज्य के मानवाधिकार को पढ़ेंगे तो यहां पर भी हम पढ़ेंगे कि जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे उनके साथ साथ हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भी अब ये पद मिलेगा। तो एक तो पहला संशोधन ये हुआ, दूसरा कार्यकाल को लेकर हुआ, 2 संशोधन क्लियर हो गए। और इसके साथ ही गैर न्यायिक सदस्यों की संख्या को भी 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया, क्योंकि जो ह्यूमन राइट कमीशन में अध्यक्ष के साथ जितने भी सदस्य होते थे तो उसमें यह माना जाता था विभिन्न योग्यताओं से संबंधित होने चाहिए, विभिन्न क्षेत्रों के जानकार होने चाहिए और 2 न्यायिक सदस्य भी होने चाहिए जो जुडिशियल प्रोविजन को जानते हो, हर एक चीज को कानूनी तरीके से समझते हो। लेकिन अब उनकी संख्या को बढ़ा के 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया था। और उस 3 में ये मान के चलिए कि एक महिला का होना जरूरी है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग का मतलब होता है मानव के अधिकारों की रक्षा करना, उनका संरक्षण करना, उन पर विचार विमर्श करना, उनके लिए किसी मुद्दे को सुनना, मामले की सुनवाई करना। तो मानव में आपका पुरुष भी आता है, महिला भी आती है। तो ये जो 3 न्यायिक सदस्य रहेंगे इसके, तो 3 में से एक महिला का होना अनिवार्य है। तो ये 3 प्रमुख जो है कि संशोधन किए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहला कार्यकाल को लेकर हुआ, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ अन्य न्यायाधीश भी बन सकते हैं, तीसरा जो है कि 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है सदस्य संख्या जो गैर न्यायिक है, ध्यान देना गैर न्यायिक, ठीक है, और मिनिमम इसमें एक महिला का होना अनिवार्य है। फिर अगर हम बात करें कि आयोग की शक्तियां कैसी हैं दोस्तों, तो इसकी शक्तियां सिफारिशी हैं और सलाहकारी हैं। इट मींस कि ये केवल सिफारिश कर सकती है, सलाहकारी हो सकती है। आयोग की जो शक्तियां सिफारिश करेगी या तो सलाह दे सकती है, लेकिन सरकार इनकी शक्तियों के या इनकी सिफारिशों को माने ये जरूरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। क्योंकि जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनकी प्रवृत्ति जो है केवल सलाहकारी होती है, समन करने की शक्ति होती है बस इनके पास, ठीक है। चाहे वो ओबीसी कमीशन हो, एससी कमीशन हो, ह्यूमन राइट कमीशन हो, महिला आयोग हो, कोई भी हो, तो इनकी सिफारिश केवल सलाहकारी प्रकृति की होती है। सरकार मानती है कि नहीं मानती, ये उसके विवेक और परिस्थितियों पर निर्भर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी, और जब पहले अध्यक्ष बने थे वो बने थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि उस समय चीफ जस्टिस का ही प्रोविजन था। अब 2019 के बाद अन्य न्यायाधीशों की भी बात आने लगी है कि वो भी अध्यक्ष पे पद सुशोभित कर सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं। तो पहले जो चीफ जस्टिस इंडिया मतलब इसके बने थे अध्यक्ष, वो थे रंगनाथ मिश्र, और वर्तमान में कौन है, न्यायमूर्ति अरुण कुमार। न्यायमूर्ति अरुण कुमार है, लेकिन ये क्लास आपकी चल रही है दिसंबर 2023 में, तो जरा इसको एक बार अपडेट कर लीजिएगा। वैसे मुझे अच्छे से याद है कि मैंने ये अपडेट करके ही बनाया है। अब पता चले आप जनवरी में इस क्लास को देख रहे हो और जनवरी में ये अपडेट हो चुके हो, तो प्लीज एग्जाम में गलती मत करिएगा। कुछ ऐसी चीजें जहां पे अपडेट करना होगा आपको लेटेस्ट,
तो मैं आपको बताते चलूंगा। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कि 2019 के संशोधन के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश रह चुका व्यक्ति होगा। अब यहां पर भी देखिए परिवर्तन किया गया, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते थे नेशनल लेवल पर, उसी तरीके से अब हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके साथ साथ अन्य न्यायाधीश भी बन सकते हैं। और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा है स्टेट लेवल पर? राज्यपाल करेगा। और इसमें सीएम की अध्यक्षता में गठित एक समिति होगी। जैसे केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कुछ समिति बैठती है, उसी तरीके से सीएम की होगी कि विधानसभा के स्पीकर महोदय होंगे और विधानसभा के विपक्षी नेता भी होंगे, राज्य के गृह मंत्री भी होंगे, और जहां पर भी विधान परिषद है, जहां पर भी, इट मींस कि 6 राज्यों में है, वहां सभापति एवं विपक्ष का नेता होगा। अब कहोगे आप कि सर राज्यसभा में तो हमने सभापति को नहीं लिया, क्योंकि राज्यसभा में जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति कहलाता है, और उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बड़ा होता है, तो इसलिए उसकी अध्यक्षता वो नहीं हो सकता। लेकिन विधान परिषद में जो सभापति होता है वो राज्यपाल नहीं होता, बल्कि उसी विधान परिषद का कोई ना कोई एक विधायक सदस्य होता है जो सीएम से नीचे होता है पद में। और जब सीएम से नीचे वाला व्यक्ति इसका सभापति बन रहा है तो उसे भी शामिल किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में अगर कभी ऐसा भी फेज आ जाए कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद ही रिक्त हो, तो ऐसे में सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए कौन प्राधिकृत करेगा, मतलब कौन ऑथराइज करेगा? तो वो हो जाएगा आपका राज्यपाल। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उसके कार्य को संभाल लेता है, और ये प्रोविजन संवैधानिक है। इसके लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की या संसद की कोई संस्तुति की आवश्यकता नहीं होती है। ये संविधान के प्रावधान में ही लिखा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो वहां पर उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। लेकिन मानवाधिकार में यह कहा जा रहा है राज्य मानवाधिकार, क्योंकि इसके लिए कोई संवैधानिक प्रोविजन नहीं है। तो ऐसे में अगर यहां पर आप देखोगे कि सदस्य जो है कि मतलब अध्यक्ष का पद अगर रिक्त होता है तो सदस्य उसकी जगह उसका कार्य कर सकता है, लेकिन इसके लिए राज्यपाल ऑथराइज्ड करेगा, इट मींस कि राज्यपाल अधिकृत करेगा। बात करते हैं आगे कि मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, क्योंकि अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन करो या किसी भी प्रकार के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो तो सजा देने का जो सर्वोत्तम कार्य होता है वो न्यायपालिका का होता है। और ह्यूमन राइट कमीशन कोई न्यायपालिका नहीं है, बल्कि एक आयोग है जो इन मामलों की जांच करती है, इन मामलों की सिफारिश करती है, और खुद भी एक तरीके से कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करती है, या यूं कहें कि कोर्ट में इस मामले को ले जाती है। लेकिन वो दंड नहीं दे सकती है, क्योंकि ये उसका कार्य नहीं है। हाँ, उसका कार्य क्या है? उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, यानी वो स्वतः जांच भी कर सकती है अगर किसी का मानवाधिकार उल्लंघन किया, या किसी जेल को देख सकती है, क्योंकि जेल में अगर कोई व्यक्ति है तो भले वो दोषी है, भले वो जो है कि अपराधी है, किसी भी प्रकार का उसने कृत्य किया हो, चाहे वो कितना जघन्य अपराध हो या कितना ही सामान्य अपराध हो, उसे न्यायपालिका ने सजा दी है, 2 साल 4 साल 5 साल आजीवन कारावास की उसे सजा मिली है। लेकिन उस जेल में मानव होने के नाते उन व्यक्तियों के साथ व्यवहार कैसा हो रहा है, उनके साथ कोई मानसिक प्रताड़ना तो नहीं हो रही है, उनके खाने के लिए व्यवस्था तो सही है, उनके शौचालय बाथरूम तो साफ होने चाहिए, उनके ऊपर जो कपड़े दिए जा रहे हैं वो तो साफ होने चाहिए। अब आप कहोगे कि सर इन्होंने तो जघन्य अपराध किया है, इस तरीके के क्राइम किए हैं, बलात्कार किया है, मर्डर किया है, चोरी किया है, ऐसे लोगों को समाज में रहने की आवश्यकता नहीं है। ये अगर जेल में भी है तो इनके साथ गंदा बिहेव होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि एक अपराध उन्होंने जो किया उसके लिए उन्हें समाज की मुख्य धारा से निकालकर किसी कटघरे में तो रख ही दिया गया, जेल में तो रख ही दिया गया ना, तो एक सजा तो उनकी मिल गई, लेकिन कम से कम मानव होने के नाते उनके साथ अच्छा व्यवहार तो करना चाहिए, क्योंकि हम सभी भगवान की देन है, और भगवान के बनाए हुए कठपुतली के साथ मजाक करना भगवान के साथ मजाक हो जाएगा ना। तो कम से कम उनको तो अधिकार मिलना चाहिए भाई, उन्हें सूखी रोटी ना दी जाए। ऐसा थोड़े है कि उन्होंने अपराध कर लिया तो उसके लिए सजा नहीं मिल रही है। भाई जेल में रह रहे हैं, कोई अपने परिवार से दूर हो गया, समाज से दूर हो गया, अपनी वर्क प्रोफाइल से दूर हो गया, वो जेल की सजा काट के जब बाहर आएगा तो समाज उसे कैसे देखेगा? वो ऑलरेडी जो है कि इतनी सजा प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन भोजन के स्तर पे, खान पान के स्तर पे, रहने के स्तर पे, शौचालय के स्तर पे ये तो साफ सफाई होनी चाहिए। तो ये मानवाधिकार कमीशन चेक करता है, और मानवाधिकारों की सुरक्षा का रिव्यू भी वो करता है। ये सब इसके कार्य होते हैं। ठीक, फिर हम देखें कि राज्य आयोग, ये राज्य होना चाहिए, राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? तो वह राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
क्लियर। अब यहाँ पे संस्थाएं हैं कुछ और उनकी स्थापना वर्ष है, पूछा जाता है आपसे, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद, तो ये वीपी सिंह की सरकार में 1990 में गठित हुआ था और इसके लिए सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि आर्टिकल नंबर 263 का प्रयोग करके संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, संघवाद मतलब केंद्र और राज्य इनके बीच में संबंधों को सुधारने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का विकास किया जाए। वहीं राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 1952 में गठित की गई। केंद्रीय सतर्कता आयोग CIC, ठीक है, CVC होगा, ठीक है, CVC होगा, सेंट्रल विजिलेंस और क्या हो जाएगा, कमीशन, ठीक है। इसकी स्थापना 1964 में की गई और केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना पूछी जाती है दोस्तों, ये की गई थी आपके संथानम समिति की सिफारिश पे। कौन सी थी? संथानम आयोग कह सकते हो या संथानम सिफारिश कह सकते हो, समिति, इनकी सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। तो ये बेसिक चीज आपको पता चली। अब यहाँ पे हम चलते हैं, एक और हमारा इंपॉर्टेंट आयोग होता है विधि आयोग, जिसकी बार बार रिपोर्ट्स आती हैं तो हम लोग कवर करते हैं क्योंकि वहां से भी पॉइंट आपके प्रश्न में आते हैं। तो विधि आयोग के बारे में चर्चा करें तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़ साहब थे, MC सीतलवाड़। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये आयोग तो है लेकिन संवैधानिक आयोग नहीं है। इट मीन्स कि गैर सांविधिक आयोग है, नॉन स्टैच्यूरी निकाय है, जिसका गठन विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया। तो नॉन स्टैच्यूरी का मतलब क्या हो गया कि ये संवैधानिक निकाय भी नहीं है, ये सांविधिक निकाय भी नहीं है, तो ये संविधानेतर निकाय है। कैसा निकाय है? संविधानेतर। संविधानेतर के बारे में मैंने कल की क्लास में बताया भी था, फिर से बताता हूं कि जो भी आयोग या संस्था राज्य मतलब केंद्र सरकार के द्वारा गठित की जाती है कुछ अपने नियमों के माध्यम से, मंत्रालय के माध्यम से, तो उन्हें हम संविधानेतर कहते हैं क्योंकि उनके बारे में चर्चा संविधान में भी नहीं होती है। जैसे हमने नीति आयोग को कल पढ़ा था, तो नीति आयोग, योजना आयोग, ये सभी संविधानेतर है। न तो इनका वर्णन कहीं संविधान में है, न ही किसी संसद के नियम में है, बल्कि सरकार ने अपनी सुविधा अनुसार कार्य करने के लिए इनकी स्थापना की है अपने एक प्रस्ताव के माध्यम से, रिजोल्यूशन के माध्यम से। तो इसीलिए भारत सरकार का जो विधि और न्याय मंत्रालय है उसके द्वारा विधि आयोग की स्थापना की गई। इसलिए गैर सांविधिक भी है, गैर संवैधानिक भी है, लेकिन संविधानेतर संस्था है। वर्तमान में 2022 में 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था ऋतुराज अवस्थी को, और इससे पहले ये कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। क्लियर। अब बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसकी स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पे की गई थी, यही मैं आपको बता रहा था। और इसमें एक अध्यक्ष महोदय होते हैं और 2 सतर्कता आयुक्त भी शामिल होते हैं। CVC को 2003 में सांविधिक दर्जा दिया गया, यानी 1964 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये भी कैसा था? सांविधिक भी नहीं था, संवैधानिक भी नहीं था, बल्कि संविधानेतर था, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग को संथानम समिति की सिफारिश पे सरकार के द्वारा एस्टैब्लिश कर लिया गया था। नेहरू जी की गवर्नमेंट भी थी उस समय। लेकिन 2003 में लगभग आप देखोगे कि 37 साल बाद 2003 में इसे एक सांविधिक दर्जा दिया गया, क्योंकि इसके लिए फिर अलग से अधिनियम बनाया गया संसद द्वारा, और अब वर्तमान में संसद के द्वारा ही संचालित होता है। फिर कुछ और भी इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, उनके बारे में समझिए। जैसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसको आम भाषा में आप लोग CBI कहते हैं, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, तो ये हो जाएगा आपका 1963 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में। और प्रवर्तन निदेशालय, जिसको आप आम भाषा में कहते हो ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी प्रवर्तन निदेशालय, तो 1956। तो ये चारों संस्थाओं का आपका एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा जाता है, याद रख लेना। 1990 में SC/ST आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग SC/ST अत्याचारों के कारणों में शामिल क्या क्या है, कि कैसे माना जाएगा कि आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स का अत्याचार कर रहे हो या उनका शोषण कर रहे हो कि नहीं। तो पहला कि आप उनको भूमि से निर्वसन कर दे रहे हो, यानी कि भूमि से आप उन्हें बेदखल कर दे रहे हो, बंधुआ मजदूरी आप करवा रहे हो उनसे, और ऋणग्रस्तता के वो जाल में फंसते जा रहे हैं। तो ये कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से उनसे अत्याचार किया जाता है। फिर वहीं हम UPSC और UPPSC आयोग के बारे में बात करेंगे तो अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग कहते हैं UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब संघ लोक सेवा आयोग, और एक होता है राज्य लोक सेवा आयोग, यानी स्टेट PSC। इट मीन्स कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यहाँ पर जो स्टेट है, तो मान लीजिए आपका UPPSC होना चाहिए,
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूपीपीसीएस बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन को उल्टा बोल देते हैं, लेकिन असल में वो बोलने में थोड़ा आसान होता है इसलिए बोल देते हैं। नहीं तो आप देखोगे कि यूपीपीएससी होता है, सही मायने में ये होता है, या बीपीएससी होता है, या फिर आरपीएससी होता है, या फिर यूकेपीएससी होता है, या फिर आपका एमपीपीएससी होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन को आप चेंज थोड़े कर लोगे। अब बहुत लोग क्या करते हैं, यूपीपीसीएस को इस तरीके से बोलते हैं, पीसीएस बोलते हैं कि पीसीएस का रिजल्ट आ गया, तो भाई ये नहीं होता है सही, सही होता है पीएससी। क्लियर। तो अब बात करेंगे आर्टिकल नंबर 315 में आपके यूपीएससी की भी बात की जाती है और एसपीएससी की भी बात की जाती है कि इनका प्रावधान किया गया है। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान संसद विधि बनाकर करती है और सामान्यतः इसके लिए 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 जो है कि पारित किया गया था। इसके अंतर्गत ये प्रावधान था कि अगर किसी एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य की भी परीक्षाओं को, आयोग के कार्यवाहियों को संभाला जा सकता है, तो इसके लिए संसद विधि बनाती है कि कोई भी 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक जेपीएससी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग। और यूपीएससी जो होता है सेंट्रल लेवल पर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे हम लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की पोस्ट देखते हैं, इसका जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है ये राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है ये वार्षिक प्रतिवेदन? राष्ट्रपति को देता है। फिर आगे बात करते हैं कि 2 या अधिक राज्यों हेतु संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी आपका, अर्थात जो आपका जेपीएससी होता है, जिसके लिए नियम कौन बनाती है दोस्तों? तो संसद बनाती है इसके लिए नियम। तो इसके लिए जब केंद्र स्तर पर नियम बन रहा है तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? केंद्र स्तर का मालिक, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति। और यहाँ पे देखें कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यूपीपीएससी या यूपीपीसीएस के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? चेयरमैन और मेंबर की, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। लेकिन अगर इनके हटाने की बात की जाएगी ना स्टेट के लेवल पर भी, तो राष्ट्रपति के द्वारा। कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 317 कहता है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल और केवल, ध्यान देना, केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। क्लियर होगी बात कि राष्ट्रपति हटाएगा। हालांकि इसके लिए जो है कि संसद के दोनों सदनों से जो है कि हमें विशेष बहुमत वगैरह पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, लेकिन राष्ट्रपति हटा सकता है। और उसी तरीके से ध्यान देने वाली बात है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति ही हटाएगा। तो ये सदस्य भी होगा और यहीं पे आपको अध्यक्ष भी मिल जाएंगे। यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही राष्ट्रपति उन्हें हटाता है। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने अभी बोला ना सदन वाली, तो इस बात को थोड़ा सा इग्नोर कर देना। सदन का कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए कदाचार वाली बात होती है, तो उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करती है और फिर उनको राष्ट्रपति हटा देता है। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किसके अनुमोदन से यूपीएससी को सौंपा जा सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई राज्य लोक सेवा आयोग है जो परीक्षा कराने में असफल हो रहा है या परीक्षा नहीं करा पा रहा है, ढंग से कंडक्ट नहीं करा पा रहा है, तो राज्य लोक सेवा आयोग अनुमोदन करता है राष्ट्रपति महोदय से कि हमारे आयोग की परीक्षाएं भी आप संचालित करवा दीजिए यूपीएससी से। तो यूपीएससी स्वतः नहीं करेगा, जब तक उसे राष्ट्रपति अनुमोदन नहीं करेगा, राष्ट्रपति आदेश नहीं देगा, तब तक यूपीएससी इस कार्य को नहीं संपादित करेगा। और इसके लिए भी सिफारिश कौन करेगा? राज्यपाल महोदय करेंगे, आर्टिकल नंबर 315 के तहत। अब राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष थोड़े जाएगा राष्ट्रपति से मिलने, वो राज्यपाल को कहेगा कि साहब हम जो है कि परीक्षा कराने में विफल हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चीटिंग बहुत होती है, पेपर आउट बहुत होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे में राज्यपाल राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति फिर यूपीएससी को कहेगा कि इनका भी पेपर करा दो, राज्य लोक सेवा आयोग का, ये बहुत परेशान भटकती हुई आत्मा है। तो आगे देख लेते हैं यूपीपीएससी। अब ध्यान देना कि यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यों का विस्तार, यानी इसकी शक्तियों या कार्यों का विस्तार किया जा सकता है यूपी विधानमंडल द्वारा। और ध्यान देना कि यूपीपीएससी के व्यय जो होते हैं, जितने भी वो खर्चे होते हैं, इलाहाबाद में जो आयोग है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि यूपीएससी के भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो भाई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जितना भी व्यय होगा वो तो संचित निधि पर होगा भारत की, लेकिन दोनों की ही बात करें तो आर्टिकल नंबर 266 में ही वर्णित है। एक जगह केंद्र का है और एक जगह राज्य की संचित निधि है।
अब यहाँ पर देखते हैं 1919 के अधिनियम, जिसको हम लोगों ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। मार्लेमेंटो सुधार तो 1909 में आया था, जिसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति लाई गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात हो गई थी। लेकिन 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार आया था, इससे पहली बार लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को गठित हुआ, स्थापित हुआ, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे, तो टोटल 5 लोग इसमें शामिल थे। तो पहली बार जो भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ वो 1926 में हुआ था, 1919 के अधिनियम के द्वारा। फिर आगे हम देखते हैं कि संविधान में, ध्यान देना कि संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 318 के अनुसार यूपीएससी या जेपीएससी ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, बल्कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की दशा में राष्ट्रपति और राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल विनियमों द्वारा सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का अवधारण कर सकता है। तो कहने का मतलब हो गया कि आपका अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है या फिर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके लिए संसद नियम बना रही है, तो इनके सदस्यों की जो संख्या है वो कौन तय करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन अगर किसी स्टेट पीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो इनके लिए जो सदस्यों की संख्या है या सेवा शर्तें हैं वो राज्यपाल तय करेगा। तो स्टेट के लिए राज्यपाल और केंद्र के लिए राष्ट्रपति करेगा। फिर आगे देखें कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी अभी तक में? तो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती रोज एम मैथ्यू, 1992 से 1996 तक ये यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अच्छा, प्रसाद का सिद्धांत क्या होता है? जो कहते हैं ना प्रसाद पर्यंत सिद्धांत, कि भाई ये व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि अनुच्छेद 310, ध्यान देना, अनुच्छेद 310 के अकॉर्डिंग प्रसाद का सिद्धांत होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। कुछ पद ऐसे होते हैं जैसे महाधिवक्ता हो गया, महान्यायवादी हो गया, या और भी कुछ ऐसे पद होते हैं जो राज्यपाल या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जैसे व्यक्तिगत स्तर पे जो मंत्री होते हैं, जो कि मंत्री परिषद के साथ तो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं विधानमंडल के प्रति या लोकसभा के प्रति, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे अगर हम देखें तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, इस राज्य पर राज्यपाल कर रहा है राज्य में, तो वो उनके प्रति जो है कि प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, राज्य के स्तर पे भी और केंद्र के स्तर पे। तो ये जो प्रसाद पर्यंत का जो सिद्धांत है वो अनुच्छेद 310 में वर्णित है। फिर आगे देखें, सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होता, ये बहुत चर्चा में रहने वाली कमेटी है, लगातार इसकी रिकमेंडेशन आ रही है। पीसी होता की सिफारिश पे यह भी कहा जा रहा है कि अब यूपीएससी अपने पूरे कैलेंडर को चेंज करेगी और ये जो 1 साल की जो पूरी प्रक्रिया होती है कि फरवरी में नोटिफिकेशन आता है, मई में पेपर होता है, सितंबर में मेंस होता है, फिर जनवरी में रिजल्ट आता है, फिर फरवरी में इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल जो है कि अप्रैल में कहीं जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो पूरा का पूरा 1.5 साल इसमें जो है कि खप जाता है, बेकार हो जाता है, और बच्चे उस माइंडसेट में पजल्ड में रहते हैं कि इंटरव्यू देने के बाद मेरा रिजल्ट फाइनल होगा या नहीं होगा, तो जिससे वो आगामी प्रीलिम्स परीक्षा को फोकस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किया गया, और ये किस वर्ष किया गया? तो 2004 में किया गया। किस वर्ष किया गया? 2004 में, 3 फरवरी 2004 को किया गया था, और इन्होंने रिपोर्ट दी थी 30 जुलाई 2004 को। तो पीसी होता समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज सुधार से संबंधित है। और सिविल सर्विसेज डे ये पूछा जाता है 21 अप्रैल 2006 से यह मनाया जाता है, और वर्तमान में पूछा जाता है कि सिविल सर्विसेज डे या सिविल सर्विसेज दिवस कब मनाता है? तो 21 अप्रैल को मनाता है। और वहीं एक और ऑप्शन आता है आपके सामने 24 अप्रैल, इसी एग्जाम में। तो 24 अप्रैल को कुछ लोग लगा देते हैं, जबकि कंफ्यूजन होता है उन्हें, क्योंकि 24 अप्रैल को मैं आपको बता दूं पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, पंचायती राज दिवस, क्योंकि 24 अप्रैल को ही इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था प्रावधान के माध्यम से। तो 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस और 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज दिवस हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं कुछ अस्थायी विशेष प्रावधान जो कि आर्टिकल नंबर 370 और 371 के अंतर्गत वर्णित है, ठीक है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात होती है और भी अदर स्टेट की बात होती है, तो हम उस पर विचार करते हैं अभी। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे अपना जो प्रोविजन है अस्थायी प्रावधान। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाग 21 के अंतर्गत ये आता है, ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि सर आपातकाल किस में आता है और ये किस में आता है। दोनों ही अलग अलग हैं दोस्तों। अस्थायी विशेष प्रावधान जो कि कुछ ऐसे विशेष प्रावधान होते हैं जो परमानेंट नहीं होते, अस्थायी होते हैं। मतलब
जब तक सरकार उस पर विचार नहीं कर रही है, संसद उस पर विचार नहीं कर रही, तब तक वो अस्थायी है, नॉन परमानेंट है। लेकिन जब उस पर विचार किया जाएगा, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा, तो परमानेंट हो जाएगा। जैसे आर्टिकल नंबर 370 की बात करें तो एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध है। अब संक्रमणकालीन किसको हम कहते हैं? उस प्रावधान को कहते हैं जो या तो इस तरफ आएगा या उस तरफ जाएगा, लेकिन अभी बीच में है, वो ट्रांजिशन फेज में है। या तो वो इस तरफ आएगा, एक साइड होगा, या वो दूसरी साइड जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 370 जो कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर था, तो वर्तमान सरकार ने इसको कुछ और नहीं किया, 370 को हटाया नहीं दोस्तों। एक तरीके से देखा जाए तो इसका एक स्थायी प्रावधान कर दिया गया। और स्थायी प्रावधान का मतलब कि कश्मीर समस्या का समाधान कर दिया, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, केंद्र सरकार के अंतर्गत इसे विलय कर लिया गया। सारा का सारा राज्य प्रशासन अब केंद्र सरकार संचालित करेगी। वहां के सीएम भी केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होंगे, वहां के राज्यपाल भी होंगे जो कि उपराज्यपाल के नाम से होंगे। तो कोई बहुत बड़ा संवैधानिक चेंज नहीं किया गया, बल्कि 370 को क्या किया गया? एक स्थायी दर्जा दे दिया गया। ये उसी तरीके से है कि जैसे मान लो आपकी कोई नौकरी लगी और आपकी नौकरी संविदा पे लगी है, कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आप कहोगे सर अभी तो मेरी अस्थायी नौकरी है, संविदा पे है, देखता हूं कब तक हो पाएगी परमानेंट, क्योंकि अभी तो मुझे बस 20,000 रुपए मिलते हैं जिस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूं। लेकिन पता चला दूसरी सरकार आई और उसने 5 साल बाद आपको कर दिया स्थायी, यानी कि परमानेंट कर दिया गया। तो अब संविदा वर्ड कट गया और आप बहुत खुश हो गए, क्योंकि आपकी सैलरी 20,000 से बढ़ के 50,000 हो गई। तो इस तरीके से ही बस प्रोविजन को किया गया और कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो एक कालक्रम अपनाया गया, तो पहले हम निम्न घटनाओं के कालक्रम को समझ लेते हैं कि कश्मीर की प्रेजेंट जो स्थिति है उससे पहले उसकी पूर्व स्थिति क्या थी। तो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा हरि सिंह जी थे, इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पे साइन किया। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये लागू भी हो गया। यानी ये तो भारतीय संविधान लागू हुआ। पहले हरि सिंह जी ने विलय पत्र पे साइन किया पटेल जी के साथ 26 अक्टूबर 1947 को, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत हो गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया। लेकिन जो विलय पत्र हुआ था वहां पे ये हुआ कि भाई कश्मीर एक अस्थायी प्रावधान है, अर्थात कि संसद या केंद्र सरकार के कुछ नियम कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होंगे जब तक कश्मीर की पूरी स्थिति क्लियर नहीं हो जाती कि कश्मीर क्या करेगा आगे चल के। तो इसीलिए कश्मीर की विधानसभा के द्वारा एक नया संविधान बना लिया गया, और वो जो जम्मू कश्मीर का संविधान बना वो भी 26 जनवरी को ही तिथि माना गया। क्योंकि हमारे जो 1929 में जो नेहरू जी के अध्यक्षता में जो लाहौर अधिवेशन हुआ, तो उसमें इन्होंने कहा था कि 26 जनवरी हमारे लिए एक पुण्य तिथि रहेगी, एक पवित्र तिथि रहेगी, जिस दिन हम अपने देश का क्या कहेंगे, स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस लागू करेंगे। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर ने भी इस चीज को फॉलो किया, लेकिन उन्होंने 7 साल बाद एक अलग से अपना संविधान बनाया 26 जनवरी 1957, और इस दिन इसको स्वीकृत भी किया और इसी दिन इसको प्रवृत्त यानी लागू भी कर दिया गया। तो यहां तक सारी बातें ठीक थी, लेकिन आगे हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे बस इतना ही था। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और स्टोरी आपको बता देता हूँ कि फिर 2019 में, ध्यान देना, अक्टूबर 2019 में प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें वहां के संविधान को जीरो कर दिया गया, वहां के राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय प्रतीक, इनको जीरो किया गया जो वहां का राज्य प्रतीक था, और उसके बाद उसे एक यूनियन टेरिटरीज के रूप में तोड़ा गया जिसमें एक लद्दाख निकला और एक कश्मीर निकला। लद्दाख का सबसे बड़ा जिला जो है लेह होता है, और दूसरा कश्मीर में सारे के सारे जिले आ गए, लगभग 22 जिले। तो कश्मीर को तो मिल गई विधानसभा, जबकि लद्दाख को नहीं मिली। तो विधानसभा का मतलब यहाँ पे सीएम भी रहेंगे और यहाँ लद्दाख में नहीं रहेंगे। तो ये उसकी वर्तमान स्थिति है। बाकी चीजें मैंने कश्मीर के बारे में और भी डिटेल से आपको पिछली क्लासेस में बता रखा है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। लेकिन अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 35 जो कि हमारा होगा चुनाव आयोग। तो समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 324(2) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्योंकि आर्टिकल नंबर जो 324 है ये कहता है कि भारत का एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग होगा जो कि आपके केंद्र सरकार के चुनाव, इट मीन्स कि लोकसभा के चुनाव कराएगा, राज्य विधानसभा के चुनाव कराएगा, राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, इन सब चुनाव में मुख्य भूमिका अपनाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं, ग्रामीण स्तर पे ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, भारत का निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। तो आर्टिकल 324 की जो सब क्लॉज सेकंड था, इसमें यह हुआ कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 अन्य जो
चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति संसद विधि द्वारा बनाएगी और तब जाके राष्ट्रपति करेगा। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष और 65 वर्ष। जो भी कार्यकाल पहले हो जाए, अगर किसी व्यक्ति की अपॉइंटमेंट 63 साल पे हुई है तो उसका 6 साल कब होगा? 69 ईयर पे। लेकिन उसकी 65 ईयर पहले ही कंप्लीट हो जा रही है तो वो रिटायर हो जाएगा। अब किसी व्यक्ति का 55 ईयर में जो है कि जॉब लगी या यूं कहें कि वो अध्यक्ष बना, तो ऐसे में वो 6 साल जोड़ लीजिए, 61 साल पे वो रिटायर हो जाएगा, क्योंकि 65 साल तो बाद में आएगा। तो इस तरीके से 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी कंप्लीट हो जाएगा पहले, उसी के अनुसार उसे हटा दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की रीति पर ही इसे हटाया जाएगा। और रीति का मतलब क्या होता है कि साबित कदाचार, जिसके लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत से बिल पारित होगा और उसके बाद ही इन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा हटा सकता है। निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित कर सकते हैं। जो निर्वाचन आयुक्त होता है, क्योंकि संवैधानिक संस्था है और राष्ट्रपति के द्वारा इनका मतलब नियुक्ति की जा रही है, तो ये राष्ट्रपति को ही अपना क्या दे सकते हैं? अपना एक तरीके से इस्तीफा संबोधित कर सकते हैं। फिर उसी में हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट मीन्स की जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और उनके साथ अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान रीति, साबित कदाचार एवं असमर्थता पर ही हटाया जा सकता है। तो यही चीज तो मैंने बताई। और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को, जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनको राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के परामर्श पर ही हटाता है। इसके लिए सदन की कोई आवश्यकता नहीं। तो आगे देखते हैं अब हम यहाँ पर और भी जानकारी कलेक्ट करते हैं कि आर्टिकल नंबर 243K और 243Z, ध्यान देना इन दोनों को, इनके तहत क्रमशः पंचायतों एवं नगर पालिकाओं अर्थात स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर कि हिंदी में तो 243 अब सब पता नहीं क्या क्या आता है, तो देखिए वो तो मुझे भी क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन मैं जब भी इन प्रश्नों को करता हूं तो मैं हमेशा इंग्लिश को फॉलो करता हूं। 243K आपको इंग्लिश में लिखा हुआ दिखेगा और 243Z ये इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। तो K के लिए आप पंचायतों के लिए कर देना और Z हो जाएगा आपके नगर पालिका के लिए। निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय संबंधित विवाद भी निपटाता है। यानी कि अगर कोई मान्यता प्राप्त, यानी जिनको निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है कि मान्यता प्राप्त है, ऐसे निर्वाचन मतलब राजनीतिक दलों के विभाजन के मामले हो या विलय के मामले हो, किसी प्रकार के विवाद को वो निपटाता है निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आरक्षण आवंटन 1968। जैसे आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी, जिसको हम लोग सपा कहते हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह जब स्वर्गीय हो गए, तो उसके बाद, या यूं कहे कि उसमें मुलायम सिंह जी थे, उसी समय जिंदा भी थे, लेकिन उनकी स्वास्थ्य बहुत नाजुक चल रहा था, तो उनके बेटे अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे और उनके चाचा जो कि शिवपाल यादव, इनमें लेकर जो है कि पार्टी को लेकर तनातनी हो गई कि कौन इसका अध्यक्ष होगा। और ऐसे मामले को लेकर निर्वाचन आयोग के पास भी ये लोग पहुंचे और ये हुआ कि भाई जो साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो अखिलेश बोले कि हमें चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी के हैं, नेताजी हमारे जो है कि इसको बहुत खून पसीने से मेहनत करके लेके आए। लेकिन शिवपाल बोले कि नहीं, मैं जो अलग राजनीतिक पार्टी बना रहा हूँ उसको ये मिलना चाहिए। तो ये जो मामला था चुनाव चिन्ह का, साइकिल का, ये भी मामला निर्वाचन आयोग ने इसी फेज पर तैयार किया। इट मीन्स की इसी फेज पर जो है कि इन्होंने निर्णय दिया। फिर आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं इसमें हम कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव की जो अधिसूचना होती है ना, नोटिफिकेशन, वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है। क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया जाता है या संसद के द्वारा, तो हम कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा। उसी तरीके से जब विधानसभा और विधान परिषद राज्यों या यूनियन टेरिटरीज में जहां भी विधानसभा है, उसके लिए अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है अथवा प्रशासक द्वारा। अब बताइए, अगर दिल्ली के विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो क्या इसके लिए राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेगा या इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको हम LG कहते हैं, उपराज्यपाल? तो उत्तर होगा उपराज्यपाल या प्रशासक। आर्टिकल नंबर 103 के अकॉर्डिंग सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के परामर्श से राष्ट्रपति, जबकि दल बदल आधार पर सांसदों की अयोग्यता का निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि आर्टिकल 103 कह रहा है कि अगर
कॉमन तरीके से सांसदों की अयोग्यता संबंधी कोई विवाद आता है तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के परामर्श से राष्ट्रपति निपटाते हैं, उस पर निर्णय देते हैं। लेकिन अगर कोई मामला दल बदल का है कि कोई व्यक्ति दल का बदल कर लिया, यानी कि दल परिवर्तन कर लिया, और इस आधार पे उस पे 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची का प्रावधान अगर लागू होता है तो उस पर जो निर्णय होगा वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा दिया जाएगा, या फिर राज्यसभा के सभापति के द्वारा दिया जाएगा, या विधानसभा के अध्यक्ष महोदय स्पीकर जो होते हैं या विधान परिषद के जो सभापति होते हैं उनके द्वारा यह निर्णय दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि ये एक तरीके से न्यायिक संस्था के रूप में काम करते हैं, यानी अर्ध न्यायिक, और अर्ध न्यायिक होने की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या करती है, जुडिशियल रिव्यू भी करती है दल बदल आधार के निर्णय पर। तो यहाँ पर आप देखोगे आगे लिखा हुआ है कि एक और प्रोविजन होता है जिसमें लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी जी को भी जो है कि इस तरीके से फंसाया जा रहा था। तो न्यायालय द्वारा अगर अपराधी घोषित किया गया व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया जाता है। अगर कोई अपराधी है जिसको न्यायालय ने घोषित कर दिया कि यह व्यक्ति फला व्यक्ति अपराधी है और इसको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देना है कि नहीं, यह संसद का निर्णय है। तो कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट जो है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत 2 वर्ष या इससे अधिक की सजा पर अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। जैसे अगर आप देखोगे कि मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी के ऊपर सूरत हाईकोर्ट में केस किया गया, और मोदी सरनेम को लेकर सूरत हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी जी को, आरजी लिख रहा हूं मैं, राहुल गांधी जी को 2 वर्ष की सजा दी जाती है। अब 2 वर्ष की सजा का मतलब ही क्या हो गया? 2 वर्ष की सजा का मतलब कि आप 2 वर्ष तो पहले सजा काटोगे और उसके अगले 6 साल तक आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते। इट मींस कि 2024 का जो सांसदीय चुनाव था वो भी नहीं लड़ सकते थे, और उनकी संसद की सदस्यता भी छीन ली गई थी तुरंत। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, कांग्रेस कमेटी जो है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेकर गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी कि अगर मान लिया जाए कि मोदी सरनेम को लेकर कोई विवाद किया इन्होंने कर्नाटक तेलंगाना के चुनाव प्रचार में, राहुल गांधी ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए, राहुल मोदी, नीरव मोदी, तमाम मोदी पे उन्होंने कहा, तो ये कोई आधार तो नहीं बनता ना कि आप इसे 2 वर्ष की सजा ही मानोगे। आप इसके लिए 6 वर्ष की सजा दे सकते थे, 6 महीने की दे सकते थे, 2 महीने की दे सकते थे, या जो है कि पहली बार एक चेतावनी देकर उन्हें छोड़ सकते थे, क्योंकि ये माननीय एक संसद के सदस्य हैं, सांसद हैं, और इस मोदी टाइटल पे केवल आप 2 वर्ष की सजा दे रहे हो। ये क्या लॉजिक हुआ? किसी व्यक्ति ने कोई मर्डर नहीं किया, कोई झूठ नहीं किया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो आप अगर 2 वर्ष की सजा दे रहे हो, इसका मतलब कि ये निर्णय राजनीतिक बैकग्राउंड या राजनीतिक पृष्ठभूमि से प्रेरित है, जिसकी वजह से 2 वर्ष की सजा मिलने पर अगले 6 साल के चुनाव नहीं लड़ सकते। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को कैंसिल कर दिया और राहुल गांधी को बरी कर दिया। मामला अभी भी चल रहा है, लेकिन वो अभी संसद के सदस्य दोबारा बन गए और चुनाव भी लड़ेंगे। इसी तरीके से लालू प्रसाद यादव को आप देखोगे चारे घोटाले में उन्हें फंसाया गया, इवन कि उन्होंने चारा घोटाला किया भी, इस पर जो है अपराध घोषित हुआ और उन्हें लगभग 3 से 4 साल की सजा मिली थी। इट मीन्स कि 2 साल से अधिक की सजा मिली, और जिसके बाद वो अगले 6 साल तक भी चुनाव नहीं लड़ पाए। तो अब हम कह सकते हैं कि उनका चुनावी करियर समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आचार संहिता होती है दोस्तों, आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा ही निर्मित की जाती है, और जो राजनीतिक दलों पर बाध्यकारी भी होती है। ध्यान देने वाली बात है, अर्थात कि जितने भी आपके पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चुनाव प्रचार करते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, तो इस समय आचार संहिता इन पर लागू की जाती है, और अगर आचार संहिता का उल्लंघन करते हो तो उस राजनीतिक दल को इलेक्शन कमीशन के द्वारा सजा भी दी जा सकती है, या तो उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा, या उसकी मान्यता छीन ली जाएगी, कुछ भी किया जा सकता है। इसीलिए आप अगर देखेंगे कि जब इलेक्शन कमीशन जब नया चुनाव कराने वाला है, जैसे मान लो आपको 2024 में संसदीय लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और जिस दिन भी आचार संहिता घोषित कर दी जाती है, उसी दिन से आपके जितने भी बैनर होते हैं, होर्डिंग्स होती हैं पार्टियों के, रैलियों के सारे उतर जाएंगे। अभी आपको मोदी जी के जो है कि जगह जगह खूब सारे बैनर दिख रहे होंगे, योगी जी के दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी तो एक भी बैनर आपको पब्लिक प्लेस पे, प्राइवेट प्लेस पे तो मिल सकता है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे नहीं मिलेगा। सारे के सारे रोड से, स्ट्रीट लाइट से, सड़कों से, पार्क से सब उतार लिए जाएंगे, क्योंकि अगर वो बैनर लगे रह जाते हैं तो इसको चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है, उल्लंघन माना जाता है। तो आगे देखते हैं अब इसी में हम कि भारत में, अब यहाँ पर बात ध्यान देना कि ये बाध्यकारी भी होता है और चुनाव की घोषणा होते ही यह प्रभावी हो जाता है। तो 2 प्रश्न आते हैं कि आचार संहिता जो होती है ये कौन तैयार करता है, तो निर्वाचन आयोग करता है। लेकिन अगर चुनाव की अधिसूचना की बात होती है कि अधिसूचना कौन जारी करता है, तो राष्ट्रपति जारी करता है, और राज्य में राज्यपाल करता है। और भारत में मताधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार है, लीगल राइट है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। वहीं पर हम वयस्क मताधिकार की बात करें तो आप देखोगे कि 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा
ध्यान देना, 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मताधिकार आयु को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया, और जिसका पहली बार प्रयोग 89 में नवे लोकसभा चुनाव में किया गया, क्योंकि 88 के बाद 1989 में जो है कि लोकसभा चुनाव हुए, और उस दौरान पहली बार था कि 18 वर्ष या उससे ऊपर का व्यक्ति भी वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान दे रहा था, जबकि 21 वर्ष से पहले लोग नहीं दे पाते थे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 1996 के संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ संशोधन किए गए। 1996 का संशोधन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर आधारित था, और कुछ नवीन संशोधन इस तरीके से है। तो पूछ लेता है कि दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, तो चुनाव आयोग के सुधार से संबंधित है। तो जैसे पहला पॉइंट है इसमें कि किसी प्रत्याशी की मृत्यु पर चुनाव प्रत्यादिष्ट या रद्द नहीं होगा। अगर कोई प्रत्याशी मृत्यु हो जाती है किसी पार्टी की तरफ से, तो उसके आधार पर उस चुनाव को रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि उस पार्टी से कहा जाएगा कि आप दूसरा कैंडिडेट उतार सकते हो। और कोई प्रत्याशी 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन 2 सीटों से तो लड़ सकता है ना। तो मोदी जी बनारस से भी चुनाव लड़ते हैं और वडोदरा से भी लड़ते हैं, गुजरात की सीट से। राष्ट्रीय ध्वज या संविधान के अपमान के अपराध में दोषसिद्धि होने की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित होगा, क्योंकि इन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहा है या संविधान का अपमान कर रहा है, और अगर इसमें दोष सिद्ध हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि हाँ इन्होंने अपमान किया है, तो उसे 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य के विधानमंडल के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दो। और दिनेश गोस्वामी समिति की बात करें तो 1990 में ये गठित की गई थी। अब एक आता है परिसीमन आयोग, जो इलेक्शन कमीशन से संबंधित होता है। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि परिसीमन आयोग का जो गठन होता है वो आर्टिकल नंबर 82 के तहत संसद विधि बनाकर केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाएगा। यानी कि संसद विधि बनाएगी और केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाएगा, और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। यानी कि कोई अब जैसे नया भूमि आती है, नया जो जनसंख्या बढ़ती है, तो निर्वाचन आयोग के कहने मतलब परिसीमन आयोग क्या करता है कि नई जो है कि जनसंख्या के आधार पर नई सीटों का आकलन करता है। जैसे जम्मू कश्मीर को जब नया यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, तो पहली बार होगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव में वो पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि अक्टूबर 2019 में तो बना था और मई 2019 में लोकसभा चुनाव हो चुका था। तो पहली बार होगा यूनियन टेरिटरीज के तौर पे जम्मू कश्मीर लोकसभा चुनाव में जो है कि पार्टिसिपेट करेगी। तो यहाँ पर परिसीमन आयोग को बनाया गया, जो कि रंजना देसाई की नेतृत्वकर्ता में बनाया गया था, जो कि पहले क्या रह चुके हैं, मुख्य मतलब न्यायाधीश रह चुके सुप्रीम कोर्ट की। तो इनके नेतृत्व में ये बनाया गया, और उन्होंने कुछ सीटों के आंकलन के बारे में बताया। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है, और इसके आदेश लोकसभा अथवा विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं। जो भी लोकसभा और विधानसभा होगी उसके सम्मुख रखे जाएंगे, और उनमें कोई संशोधन भी नहीं किया जा सकता। अब तक 5 बार जो है कि गठित हो चुका है, 1952 में, 1963 में, 1973 में, 2002 में। तो ये तो थे आपके लोकसभा के तौर पे, और 2020 में जो स्पेशली जम्मू कश्मीर में किया गया था, और ये लोकसभा सीटों के आवंटन से संबंधित ही परिसीमन आयोग किया गया था। आगे देखते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं अगले पॉइंट में कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है, और द्विदलीय प्रणाली वाली व्यवस्था में यह विफल है, जैसे यूएसए और यूके में। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए किसी लोकसभा चुनाव में हम कहें कि अगर 5 पार्टियां जो है कि चुनाव लड़ती हैं, और 5 पार्टियों को कुछ ना कुछ जो है कि सीटें मिली, मान लेते पूरे भारत का एक पार्टी को मिल जाती है 60%, एक को मिलती है 20%, एक को मिलता है 5%, एक को मिलता है 5%, और एक को मिल जाता है मान लीजिए 10%। ठीक है, ये हो गया 60, 20, 80, 10, 90 और 10, 100। इतना जो है कि मतदान प्राप्त हुआ पूरे भारत का लोकसभा चुनाव में 5 राजनीतिक पार्टी को। तो जितना जितना प्रतिशत इन्होंने जीता है ना, उतने प्रतिशत में इनको सीटों का आवंटन कर दो, और इससे क्या होगा, जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है, अल्पसंख्यक में चाहे आपको मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी, इनको भी उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है, क्योंकि इनकी जितनी भी सीटें आई होती हैं, जितने प्रतिशत मत जीते होते हैं, उस प्रतिशत में अगर आप 1, 2, 3, 4 जो भी सीट दे पाओगे प्रतिशत के आधार पर, तो इससे अल्पसंख्यकों का भी सुनिश्चित हो पाता है संसद में, और संसद हमारी विविधताओं से पूर्ण दिखती है। लेकिन द्विदलीय वाले में ऐसा नहीं होता, जहां पे 2 ही दल होते हैं, तो दोनों ही दल नो डाउट बहुसंख्यक के होंगे, तो जैसे यूएसए, यूके। तो इसीलिए भारत में बहुदलीय की व्यवस्था है, न कि 2 दल की व्यवस्था है।
निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम 16 अक्टूबर 1989 को 3 सदस्यीय बनाया गया था, क्योंकि इससे पहले वो केवल एक सदस्यीय था। 1989 से पहले एक सदस्यीय था, लेकिन पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को 1+2 मिलाकर 3 कर दिया गया, जो 1919 तक ही रहा। फिर 1 अक्टूबर 1993 में दोबारा 3 सदस्यीय बनाया गया, जो वर्तमान तक है। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर आगे देखते हैं कि प्रथम चुनाव आयुक्त की बात करें तो कौन थे। मुख्य इलेक्शन कमीशन जो थे वो सुकुमार सेन जी थे, जो कि 1950 से 58 तक थे। और प्रथम महिला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रमा देवी थी, 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक। और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 का या 2020 का ये प्रश्न है, आप लोग दे सकते हो पीवाईक्यू में, आप इसे चेक भी कर सकते हो। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो ये 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि राजनीतिक दल के बारे में बात करें तो अब हमारा ये चैप्टर रहेगा राजनीतिक दल, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है। और इस चैप्टर को हम पूरा आज की क्लास में कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम आज की क्लास को ब्रेक करेंगे और कल हमारी आखिरी क्लास होगी इसकी पॉलिटी की, जिसके साथ शॉर्ट नोट्स की ये भी क्लास कंप्लीट हो जाएगी 12 लेक्चर में, जिस तरीके से हमने इंडियन ज्योग्राफी को भी कंप्लीट किया। हालांकि और क्लासेज इससे कम लेक्चर में भी कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि उनके नोट्स थोड़े छोटे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस प्रकार की अगर आप पीडीएफ भी परचेस करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो और वहां से पूरी कंप्लीट जानकारी लेकर आप पीडीएफ को खरीद सकते हो। और बहुत ही कम प्राइस रखी गई है दोस्तों, और साथ ही साथ इसकी डेमो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब चलते हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। यानी जो पॉलिटिकल पार्टियों का जो पंजीकरण होता है, और पंजीकरण किसके पास होता है ये भी बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है। तो वो 1951 के तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण करती है। निर्वाचक प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अधीन राष्ट्रीय दल के लिए कुछ शर्तें होती हैं। और यहाँ पर यह प्रश्न बहुत जटिल होता है कि राष्ट्रीय दलों को कैसे मान्यता मिलती है, कौन कौन से प्रावधान होते हैं, और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके जो प्रावधान होते हैं वो काफी जटिल होते हैं, तो काफी लोग नहीं समझ पाते। तो चलिए आज इस क्लास में आप समझ लेंगे कि अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा चाहिए, हालांकि वर्तमान में तो केवल कितनी राष्ट्रीय दल है पता है कि नहीं आपको, केवल 8 राजनीतिक दल है। लेकिन अगर हम बात करें 8 होंगे या तो 6 होंगे, अभी हम आगे क्लियर कर लेंगे। तो राष्ट्रीय दल की मान्यता के पहला काम कि लोकसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करना, पहली पॉइंट। यानी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो हमारे भारत में सभी जगह होगा, वर्तमान में अगर 28 राज्य तो सभी में होगा। तो 28 में से कोई भी आप 4 राज्य ले लो, या 4 से अधिक, 5 ले लो, 6 ले लो, 28 ले लो, 27 ले लो, जितने भी ले लो, लेकिन मिनिमम 4 राज्य आपको चाहिए ही चाहिए। तो इस 28 में से 4 राज्यों में वैध मत, जितने भी मत पड़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसका 6% प्राप्त करो। प्लस का मतलब है कि ये ऑप्शंस नहीं है, इसको भी कंपलसरी तौर पे 4 लोकसभा सीटें आपको जीतनी ही पड़ेंगी। जैसे मान लो कि कोई राजनीतिक पार्टी है जिसने 8 राज्यों में जो है कि 6% मतदान भी जीत लिए और यहाँ पे 4 सीटें भी लोकसभा की निकाल ली, तो इसे हम कहेंगे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल गई। दूसरा ऑप्शन होता है, अगर अब यहाँ पर ये पूरा एक ऑप्शन है, ये पूरा का पूरा 6% और 4 सीटें, ये पूरा एक ऑप्शन है। अगर इसे क्लियर नहीं कर पाते हो तो दूसरा प्रावधान देख लो कि लोकसभा चुनाव में कुल सदस्य संख्या जो कि 543 है, इसका 2% सीटें अगर आप प्राप्त करते हो, और तथा ये सीटें कम से कम 3 राज्यों से होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने 3 राज्यों में 2% सीट का मतलब हो गया कि 543 का 2% कितना हो जाएगा दोस्तों, लगभग मान के चलिए कि 10 सीटों के आसपास हो जाएगा। और ये जो 10 सीटें हैं, अगर ये आपने किसी 3 राज्य से जीत ली तो भी आप राष्ट्रीय दल के रूप में स्थापित हो जाओगे, या फिर उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे इस आधार पर आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट का एक राजनीतिक दल है, जिसे अभी पिछले वर्ष ही या उससे भी पिछले 2020 में इसको एक राजनीतिक दल के रूप में राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल गई, क्योंकि इसने ये 2 क्राइटेरिया तो पूरा नहीं किया, लेकिन इसे प्राप्त कर लिया था। नॉर्थ ईस्ट वो 4 राज्यों में राज्य स्तर का दल बन चुका था, और इसलिए इसको ये प्रावधान मिल गया, राष्ट्रीय दल की दर्जा मिली। कैसे थी, तो कौन कौन सी थी वो भी समझेंगे। लेकिन अब अगला पॉइंट समझते हैं क्षेत्रीय दल के लिए। तो क्षेत्रीय दल की अगर हम बात करें तो देखोगे विधानसभा चुनाव में वैध मतों का न्यूनतम 6% प्राप्त करो और न्यूनतम 2 सीटें भी प्राप्त करो, पहला प्रावधान क्लियर कर लो। या वो नहीं हो रहा है तो दूसरा करो, लोकसभा चुनाव में वैध मतों का न्यूनतम 6% मत प्राप्त करो और न्यूनतम 1 सीट प्राप्त करो। तो 1 सीट अगर आप प्राप्त करें तो क्षेत्रीय दल यानी राज्य दल प्राप्त होगा, और अगर आप 3 सीटें प्राप्त करते हो, 2% या जो भी, तो आप राष्ट्रीय दल बन जाओगे। वहीं विधानसभा की न्यूनतम 3% सीट अथवा न्यूनतम 3 सीट जो भी ज्यादा हो। अब ये प्रावधान सामान्यतः लागू होता है जैसे सिक्किम में विधानसभा सीटें केवल 40 है, गोवा में मतलब विधानसभा तो वहां 32 है,
और अरुणाचल प्रदेश जहां 60 है, मिजोरम में 60 है, तो ऐसे राज्यों में लागू होता है। फिर चौथा पॉइंट है कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में वैध मतों का केवल और केवल बस आप 8% प्राप्त कर लो तो भी आपको क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। और वर्तमान में 6 हमारे राष्ट्रीय दल हैं, यही चीज मैं बता रहा था, 6 राष्ट्रीय दल हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी जिसे हम बीजेपी कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी जिसे हम बसपा कहते हैं जो मायावती जी के द्वारा संचालित हो रही है, सीपीआई मार्क्सवादी कहते हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी यही वो पार्टी है दोस्तों जो कि नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है और इसने 4 राज्यों में जो है कि क्या प्राप्त किया, राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त किया और इसको भी ये दर्जा मिल गया। वहीं आम आदमी पार्टी जो कि 2023 में बनी और 2019 में नेशनल पीपुल्स पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसका वापस लिया गया अभी हाल ही में, तो सीपीआई का लिया गया। अब यहां पर आप कहोगे सर सीपीआई तो ये भी थी, तो इसको सीपीआई एम बोला जाता है, पूरा नाम इसका होता है सीपीआई एम, एम का मतलब होता है मार्क्सवादी, तो इसको भी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है वर्तमान में। और पहले इसे भी प्राप्त था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यहाँ पे मार्क्सवादी वर्ड यूज नहीं होता है, एम नहीं लगता है, लेकिन अब इसका छीन लिया गया क्योंकि इसने जो मानक थे उसको पूरा नहीं कर पाए। फिर वहीं पे एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी जिसको हम लोग कह सकते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, हिंदी में राकापा बोलते हैं, जो आपने महाराष्ट्र में शरद पवार जी को देखा होगा, उनका नाम सुना होगा शरद पवार, वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी, इसका भी राष्ट्रीय दर्जा वापस ले लिया गया। तो ये 3 पार्टियां अब राष्ट्रीय दर्जे से बाहर हो गई हैं। इसी तरीके से ऐतिहासिक स्रोत में अगर हम देखें या राष्ट्रीय आंदोलन में, तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे। 1936 में इन्होंने गठित किया था। और ऐसे ही एक और इन्होंने पार्टी गठित की थी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हो या फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इन दोनों की स्थापना अंबेडकर जी ने की थी। वर्तमान में कुछ राज्य दल होते हैं जो बहुत चर्चा में रहते हैं, इनकी स्थापना वर्ष पूछी जाती है, जैसे सीपीआई 1925 में गठित हुई थी, ठीक है, ये वही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जिसमें मानवेंद्र नाथ राय जी, एमएन रॉय कानपुर में 1920 और 1925 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ जिसमें एचआरए के सदस्य शामिल थे। फिर यही आगे चल के विखंडित हो जाती सीपीआई एम के रूप में। क्यों होती है, क्योंकि जब भारत आजाद होता है तो एक गुट होता है साम्यवादी, एक गुट होता है आपका पूंजीवादी, लेकिन साम्यवादी में भी 2 गुट हो जाते हैं, एक होता है मार्क्सवादी जो रसिया को फॉलो करते हैं और एक होता है माओवादी जो चाइना को फॉलो करते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मैंने आपको पढ़ाया होगा करंट अफेयर्स में कि 1961 के आसपास 61-62 में चाइना और रसिया इन दोनों के विचार तो सेम थे, दोनों ही समाजवादी और मार्क्सवादी थे, लेकिन एक मार्क्स के विचारों पे चलना चाहते थे और एक माओ के विचारों पे चलना चाहते थे। तो इस आधार पे चाइना वाले माओवादी होते हैं और रसिया वाले मार्क्सवादी होते हैं। तो जो भारत की सीपीआई एम थी ये मार्क्सवादी थी। 1964 में विघटन हो गया इनका। एआईडीएमके जो कि 1972 में गठित हुई, तेलुगु देशम 1982 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको हम लोग 1885, ये वही कांग्रेस है जो ए.ओ. ह्यूम ने, एलन ऑक्टिवन ह्यूम ने इसको एस्टैब्लिश किया। भारतीय जनसंघ 1951 में और समाजवादी पार्टी 1992 मुलायम सिंह यादव, बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में काशीराम जी ने। फिर आगे हम देखते हैं, तो चलिए आज की हम क्लास यहीं पर रोकते हैं दोस्तों। अब कल हमारी जो क्लास रहेगी उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसमें, तो आप परेशान मत होइएगा, सारा का सारा अब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज करेंगे, वहां से पूरी आपको व्हाट्सअप की डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।